सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस सेशन में हम लोग फिर से एक पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ज्योग्राफी का है, यानी कि 2025-2026 का जो काउंसिल का ज्योग्राफी का पेपर था, जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था लास्ट ईयर, उनका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि काउंसिल ने आपका जो है रूटीन पब्लिश कर दिया है और 21 सितंबर से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए पीवाईक्यू को देखना और उसे सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कुछ भी नहीं जानते हो तो आपको अंदाज़ा मिलेगा, और आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने प्रिपेयर कर लिया है तो भी पीवाईक्यू लगाकर आपको अंदाज़ा मिलेगा कि आप कितने प्रिपेयर हो। तो चलिए बगैर देरी के मैं ये सेशन को शुरू करता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस वही हैं जो पूछे गए हैं और इसे मैंने डिज़ाइन करके एक साथ सीक्वेंस में लाया है। तो आपको मुझसे पहले जो है कोशिश करना है खुद से क्वेश्चंस के आंसर को लगाने का, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि आप जो है सही से क्वेश्चनों को टैकल कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ सामने है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है हमसे, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय मैचिंग द टू कॉलम्स। ठीक है, यहाँ कॉलम दिया हुआ है पहला, या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स यहाँ पर दिया हुआ है। पहला रॉट एंड लीव्स, लार्वा, स्मॉल फिश एंड बिग फिश। ये बोल रहा है किस में जाएगा। देखिए यहाँ फिश और लार्वा की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये किस में जाएगा, वेटलैंड में जाएगा। यानी एक का सी, तो देखिए एक का सी किस में है, देखिए इसमें एक का सी है ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में नहीं है, तो इसको यहीं काट देंगे। एग्जाम में आपको ऐसे एमसीक्यू को करना है। ठीक है, एक का सी यहाँ भी है, तो ठीक है इस ऑप्शन को हम लोग आगे देखेंगे, और डी में नहीं है तो डी को भी काट देंगे। अब बाकी हमको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से मिलाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉग। तो ये दिखा रहा है एक तरीके से आपका, देखिए ग्रेजिंग फूड चेन को, सॉरी प्रीडेटर फूड चेन को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ स्नेक, हॉक ये सब आ गए ना, तो ये प्रीडेटर फूड चेन को, यानी 2 का डी होगा। ठीक है, तो 2 का डी इसमें भी है, इसमें भी डी है। ठीक है, चलिए आगे एक और हमें देखना पड़ेगा, डॉग, वॉर्म, डिकम्पोजर। देखिए वॉर्म आ गया, वॉर्म यानी ये किससे रिलेटेड है, पैरासाइट से रिलेटेड है, तो 3 का ए होगा। देखिए इसमें 3 का बी है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, और देखिए इसमें 3 का ए है, तो बी हमारा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो मैं आपको ये भी बताते चाह रहा हूँ कि आपको इन कॉलम वाले क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में करना है। कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले पूरा ऐसे ऐसे पूरा मिलाते हैं, तब जाके वो फिर ऑप्शन मिलाते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पहले ही मिला के फिर डायरेक्ट देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन में जो नहीं है उसको कट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में, और बाकी जो आपको OMR शीट मिलेगा उसमें जो है आपको फिर करेक्ट आंसर को जो है मार्क करना है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द रेड क्ले फॉर्म्ड बाय द इनसॉल्युबल डिसोल्यूशन ऑफ लाइमस्टोन इन कास्ट रीजन इज नॉन एज। तो जो कास्ट रीजन होता है, यानी जो किससे बना होता है, लाइमस्टोन के डिसोल्यूशन से, तो उसमें जो लाल कलर की मिट्टी होती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है टेरा रोसा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फैक्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है ये इनमें से कौन सही है कौन गलत है। पहला देखिए, द पैसिफिक ओशन कवर्स मोर देन 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें हम लोग टी लिख देंगे, ट्रू। दूसरा पूछा है, ओशियनोग्राफी डील्स विद ओशन करेंट्स एंड टोपोग्राफी ऑफ द सीवेड। ये भी बिल्कुल सही है। 3, फर्डिनांड मैगेलन इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ ओशियनोग्राफी। नहीं, ये फॉल्स है। फर्डिनांड मैगेलन को फादर ऑफ या फिर फाउंडर ऑफ ओशियनोग्राफी नहीं कहा जाता है। फर्डिनांड मैगेलन तो एक बस क्या थे, इन्होंने सैर किया था पूरी दुनिया का, ठीक है ना, समुंदर से, तो इस बेसिस पर तो इन्हें ओशियनोग्राफी का फादर नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज मोर देन इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये भी गलत है। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखे होंगे तो आपको पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन वाला एरिया है, जो वाटर वाला एरिया, वो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ वाटर का अमाउंट भी ज़्यादा होगा, तो ये भी फॉल्स है। तो देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आपको किस में दिख रहा है, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। देखिए ऑप्शन सी में आपको दिखेगा। ठीक है, 1 ट्रू, 2 ट्रू, 3 फॉल्स एंड 4 फॉल्स। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, द पीपल हु लिव इन द एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन आर। ठीक है, तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन जो कि हमेशा क्या रहता है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, यानी गर्म और पूरा मतलब ह्यूमिडिटी वाला, ह्यूमिडिटी से भरा होता है। वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, तो ये जो ट्राइब है वहाँ के, उनको कहते हैं बंटू, याद रखिएगा। चलिए
द क्रूड बर्थ रेट यानी सीबीआर जिसे कहा जाता है। तो ये मतलब देखता है कि मिड ईयर पॉपुलेशन कितना है और उसमें पूरे ईयर का बर्थ कितना है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिएगा, देखिए नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन अ ईयर, टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन एंड इंटू 1000, तो बी। याद रखिएगा इसमें हम लोग मिड ईयर पॉपुलेशन को लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन ये सब बिल्कुल नहीं लेते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन को लेंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है द सेटलमेंट विच इज़ डेवलप्ड इन फ्लड प्रोन रीजन एट हाईलैंड इज नॉन एज। तो आपको पता है फ्लड प्रोन रीजन में जो सेटलमेंट आता है उसका नाम है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, और वेट पॉइंट सेटलमेंट हम लोग कहते हैं जो पॉन्ड रिवर वगैरह के करीब होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए। अच्छा देखिए, काउंसिल आपको पता है कि जैसे कि आप 10 में जैसे एग्जाम दिए हो, ठीक है, या फिर 11 में भी आप लोग जो स्कूल में एग्जाम देते हो, वैसा क्वेश्चंस काउंसिल नहीं पूछ रहा है। कुछ कुछ 1 2 3 4 क्वेश्चन ना वो डायग्राम पर, इमेजेस पर लाकर उससे रिलेटेड पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, ज्योग्राफी में मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ फैक्ट्स को रटते रहते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। कॉन्सेप्ट को नहीं समझना इन द सेंस कि वो डायग्राम, इमेज ये सब पर फोकस नहीं करते। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आपको जो डायग्राम हो गया, आपका जो इकोनॉमिक्स में कर्व हो गया, उसको ध्यान देना है, क्योंकि आजकल काउंसिल वैसे पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक इमेज दे दिया है, ठीक है, ये आपका असल, ये मैं खुद से नहीं लाया हूँ, ये मत सोचिएगा मैं खुद से लाया हूँ। आप जाके ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखिए, वहाँ पर भी ये ऐसे आपका जो है इमेज था, और पूछ रहा है कि ये कौन सा सेटलमेंट को दिखा रहा है। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने डायग्राम बनाया है इस सेटलमेंट का, तो वो जानते हैं कि ये रोड है, और रोड के देखिए एक लाइन में यहाँ और यहाँ सेटलमेंट जो बसते हैं उसे हम लोग लीनियर सेटलमेंट कहते हैं। वही पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोइंग अ रो ऑफ हाउसेज बिल्ड क्लोजली अलॉन्ग साइड अ सिंगल रोड विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज दिस। तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, तो यही मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप जो है चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो ये पता है जामनगर के, सॉरी गुजरात के जामनगर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। द एक्यूमुलेटेड रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन एंड अग्रेडेशन प्रोसेसेस। तो ये आपको पता है डिग्रेडेशन अग्रेडेशन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ भी काउंसिल ऐसे ही पूछा है, एक ऐसे आप देखिएगा, मैं खुद बता रहा हूँ, आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर चेक करिएगा, वहाँ पर एक ऐसे फ्लो चार्ट था। ठीक है, मतलब ये किस कैटेगरी में आता है, जूम हो गया, स्काइप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, या फिर गूगल मीट, ये किस कैटेगरी में आता है। ये असल में आपका जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, उसमें कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आपको ये पढ़ने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आप लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग और सेटेलाइट कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो वही पूछा है कि ये जूम, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, इन सब का ताल्लुक किससे। तो याद रखिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। आप भी जूम पर वीडियो कॉन्फ्रेंस तो किए ही होंगे, गूगल मीट तो हम लोग सभी जान रहे हैं। तो याद रखिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट को ज्योग्राफी नहीं भी आता है, लेकिन अगर वो मोबाइल चलाते हैं तो वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला, इन अ फूड चेन द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज साइक्लिकल इन नेचर। याद रखिएगा साइक्लिक नहीं होता, लीनियर होता है, लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी हम देखते हैं। तो यही तो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे क्या पूछा, नॉट, और यही क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स is not applicable for the number of perennial canals to be higher in northern plains of India in comparison to the southern region। देखिए जो इंडिया के साउथ वाले हिस्से हैं उसके मुकाबले जो नॉर्थ वाले प्लेन यानी मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर आपको पेरिनियल कैनाल ज़्यादा देखने को मिलता है। पेरिनियल कैनाल ऐसा कैनाल को बोलते हैं जो कि पूरे साल भर जो है उसमें पानी रहता है। असल में नॉर्दर्न जो रिवर्स होते हैं वो अपना जो उनमें पानी आता है वो किसके थ्रू आता है, वो हिमालय से पिघले हुए बर्फ़ के थ्रू आता है। ठीक है, तो साल भर उनमें पानी रहता है, उनसे जो नहरें खोद कर निकाली जाती है पेरिनियल कैनाल्स, तो उनमें भी सालों भर पानी रहता है। यहाँ पर पूछा कौन एक रीज़न नहीं है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर, तो ये तो रीज़न है। हमसे पूछा कौन नहीं है, क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद बी पूछा द टेरेंस इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फाउंड टू बी कंपोज्ड ऑफ सॉफ्टर रॉक्स, ये भी सही है। अ नंबर ऑफ इरिगेशन कैनल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स अंडर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ये भी सही है। लेकिन याद रखिए क्वेश्चन हमसे पूछा कौन रीज़न नहीं है। तो लास्ट वाला देखिए, इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इट इज़ एक्सपेंसिव एंड डेवलप
डिफ़िकल्ट टू डेवलप वेल ट्यूबवेल एंड रिजर्वायर्स फॉर इरिगेशन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन जो है वो सॉफ्ट रॉक से बने और वहाँ पर हम कुएँ या फिर ट्यूबवेल आराम से खोद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला मुश्किल है, तो ये गलत है, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो हड़बड़ी में क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो आपके पास 1 घंटा 15 मिनट 30 मिनट तक का टाइम रहता है, तो आप अच्छे से गौर से क्वेश्चंस को पढ़ें और आंसर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 13, विच इकोसिस्टम इज जनरली फाउंड इन माउथ ऑफ अ रिवर। देखिए, दरिया का एक सोर्स होता है, एक माउथ होता है। माउथ बोलते हैं दरिया का, रिवर का दहाना को, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग पढ़े उससे रिलेटेड एक टर्म एस्चुअरीन इकोसिस्टम, तो एस्चुअरीन इकोसिस्टम होगा, ठीक है। अगर एस्चुअरीन नहीं होता तो वो डेल्टाइक इकोसिस्टम देता। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट सेलाइन लेक इन द वर्ल्ड इज। तो याद रखिएगा, वैन लेक दुनिया का सबसे सेलाइन, सबसे नमकीन पानी वाला लेक है, जो कि कहाँ है, तुर्की में। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन इज नॉट अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के 2 फैक्टर होते हैं, आपको पता है, एक पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर बोलते हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो उस जगह को छोड़कर जाए, और पुल फैक्टर वो होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ आप इस जगह पर आइए। जैसे कि अगर कहीं पर इनकम ज़्यादा होगा और प्रोफेशन की अवेलेबिलिटी होती है, प्रॉफिट होता है, तो वहाँ पर लोग जो है आते हैं, तो ये तो पुल फैक्टर। लेकिन हमसे पूछा नहीं, कौन नहीं है। यहाँ पर देखिए, कंफर्टेबल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी, जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी होगा और लोग आराम से रह पाएंगे, वहाँ भी लोग क्या करेंगे, जाने की कोशिश करेंगे, तो ये पुल फैक्टर है। गुड ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज, ये भी लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमसे पूछा कौन नहीं है। तो लास्ट देखिए, रिलीजियस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर रिलीजियस के नाम पर, कास्ट के नाम पर भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, वहाँ से लोग भागने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ खींचे नहीं चले आएंगे, तो ये पुल फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों तक, स्कूल के, ट्यूशन के दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, ये भी यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है और इसको मैच करने को बोला है। देखिए, एक दिया हुआ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, एक है मॉडरेटली पॉपुलेटेड, एक है स्पार्सली, एक है वेरी स्पार्सली। अच्छा, ये अगर आपने पॉपुलेशन के फैक्टर्स को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड हमें रीजन देखने को मिलता है, कोई भी प्लेन हो गया, ठीक है, कोई भी रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है कौन। तो याद रखिएगा, जो प्लेन एरिया होता है ना, जैसे कि हम लोग भी कहाँ रहते हैं, हम लोग भी नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, तो प्लेन एरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है। तो डेंसली यहाँ पर देखिए, प्लेन सिर्फ एक ही है, कैंटो प्लेन। अगर आप नहीं जानते इन सब चीज़ों को, कैंटो प्लेन जापान में है, कालाहारी डिजर्ट ये वो, लेकिन फिर भी आप देखिए नाम पर फोकस करिए, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ये होगा। अब मैंने आपको बताया कॉलम के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे एग्जाम में। एक का सी हो गया, तो देखिए एक का सी यहाँ पर है, एक का सी यहाँ पर है, ठीक है। तो बाकी के 2 ऑप्शन को देखिए हम लोग काट देंगे। उसके बाद देखिए, 2 का दिया वो मॉडरेट, यानी उससे थोड़ा सा कम पॉपुलेटेड रीजन। तो याद रखिएगा, हमें ये चीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा बेसिन वाले रीजन में। बेसिन वाला वो रीजन होता है जहाँ नदी आसपास होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, लोग वहाँ बसने की कोशिश करेंगे, तो 2 का डी। उसके बाद है स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन, उससे थोड़ा कम पॉपुलेशन, तो ये ग्रासलैंड में देखने को मिलेगा, वेल्दी ग्रासलैंड है, साउथ अफ्रीका का वेल्ट, ठीक है। तो 3 का ए। और उसके बाद है एकदम कम पॉपुलेशन, जहाँ पर लोग जो है बहुत दूर दूर होंगे, वो कहाँ, डिजर्ट में। आप जानते हैं डिजर्ट में वैसे ही कोई रहने नहीं मांगता है, तो 4 का बी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो होंगे इसे एग्जाम में देखेंगे और घबरा जाएंगे, अरे हमने तो वेल्ड ग्रासलैंड, कालाहारी डिजर्ट के बारे में बुक में था ही नहीं। अरे भाई, आप इसलिए मैं बोला हूँ कि काउंसिल ऐसा क्वेश्चन बना रहा है जो आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। आप पढ़े हो ये सब, आप पॉपुलेशन के फैक्टर में पढ़े हो कि प्लेन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, उसके बाद हमें रिवर वाले एरिया में देखने को मिलता है, और सबसे कम पॉपुलेशन मिलता है डिजर्ट वाले एरिया में। तो उस बेसिस पर इस क्वेश्चन को करिएगा, जिनका कॉन्सेप्ट सही रहेगा वो इस क्वेश्चन को करके आएंगे, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट क्या क्लैरिटी रखिए, रटने पर मत जाइए, रटिएगा तो फिर आपसे 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे ही एग्जाम में जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर होंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपका छूट जाएगा। तो ये चीज़ कोई आपको बताएगा नहीं, सब आपके जो है, मैं बोलूँ तो आपको बोलेंगे कि पढ़ लो, बुक पढ़ लो, ये रट लो, ठीक है। तो सिर्फ रटने पर मत जाइए, आप समझिए चीज़ों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 3 रोड्स फ्रॉम 3 डायरेक्शन मीट अ पॉइंट, अ रूरल सेटलमेंट ऑफ, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, शेप डेवलप्स अलोंग द साइड्स एट द प्लेस। बोला 3 डायरेक्शन से अगर 3 रोड्स मिलेंगे तो कौन सा सेटलमेंट बनेगा। मान लीजिए एक इस डायरेक्शन से आ रहा,
एक इस डायरेक्शन से आ रहा रोड और एक तीसरा डायरेक्शन से यानी यहाँ से आ रहा। तो देखिए कौन सा शेप बना, वाई शेप बना ना, तो डी। ये भी देखिए एकदम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट इज, तो वाटर शेड मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है ना कि भाई वाटर का कंजर्वेशन करना है हमें, साथ ही साथ उसके साथ जो रिलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ के वेजिटेशन और सॉइल, वहाँ उनको भी बचाना है, उनको भी कंजर्व करना है। तो ये देखिए इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सॉइल एंड वेजिटेशन। तो ये सब क्वेश्चंस हैं ऐसे जो डायरेक्ट फैक्ट पर बेस्ड होंगे, जो आप पढ़े और याद किए हो आप कर लोगे। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे फिर से एक कॉलम दिया हुआ है और पूछ रहा है। पहला देखिए एग्रीकल्चरल प्लानिंग है, तो याद रखिए एग्रीकल्चरल प्लानिंग को हम लोग कहते हैं क्रॉप कैलेंडर। ठीक है, तो 1 का सी होगा, देख लीजिए 1 का सी, एक ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, मतलब यही करेक्ट होगा। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं आगे करवा दे रहा हूँ। देखिए इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो आपको पता है कि क्रॉप रोटेशन आप पढ़े ना, क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, ये फसलों को, क्रॉप्स को चेंज कर करके एक ही ज़मीन पर बार बार खेती की जाती है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी होती है। तो 2 का डी देखिए इसी में मिलेगा। 3 का फार्मिंग रिपीटेटिवनेस, मतलब बार बार खेती करना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप इंटेंसिटी। 3 का है देख लीजिए। क्रॉप डोमिनेंस, लास्ट जो बच गया इसको क्रॉप कॉम्बिनेशन, तो 4 का बी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा है, टू क्रिएट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स इट इज़ नेसेसरी टू हैव रॉक लेयर्स अंडर रॉक लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग ग्राउंड वाटर रिजर्व जब भी क्रिएट करते हैं तो पहले आता है परमिएबल रॉक और उसके अंडर आता है इम्परमिएबल रॉक। ठीक है, तो यहाँ पर इम्परमिएबल रॉक लेयर्स अंडर परमिएबल रॉक लेयर्स, परमिएबल रॉक लेयर्स के नीचे, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 21 रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द हाईएस्ट इन द कंटिनेंट ऑफ, देखिए एशिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सिर्फ वो पॉपुलेशन पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट एशिया में, लेकिन यहाँ पर आपसे पॉपुलेशन नहीं पूछा है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पूछा है। पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की जो रेट है, शरह है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा अफ्रीका में है और एशिया सेकेंड नंबर पर आता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलता हूँ। द पोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू विच आयरन और इज एक्सपोर्टेड इन जापान। ठीक है, याद रखिएगा विशाखापट्टनम पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है जापान को आयरन और। वाटरशेड एरिया इस तो पता है एक नेचुरल रीजन होता है। 24 पूछ रहा है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, तो आपको पता है 1965 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, विद द हेल्प ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट विच स्टेट इज इरीगेटेड, तो आपको पता है पंजाब। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। 26 एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉन एज, तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, मतलब पास्ट और प्रेजेंट के हम लोग पॉपुलेशन ट्रेंड को देखते हुए, पॉपुलेशन ट्रेंड को देखते हुए हम लोग फ्यूचर के पॉपुलेशन का ग्रोथ का अंदाज़ा लगाते हैं, इसी को हम लोग पॉपुलेशन प्रोजेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उसके बाद देखिए नीचे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अरेंज द रैंक ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए यहाँ पर 2011 सेंसस में आपको कौन सा स्टेट जो है कितना डेंसली पॉपुलेटेड था उसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने का मतलब जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे कम पॉपुलेटेड, फिर और सबसे लास्ट में एकदम कम पॉपुलेटेड। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड था बिहार, उसके बाद था वेस्ट बंगाल, देन आपका केरला था और लास्ट में था उत्तर प्रदेश। तो CBAD देखिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। समझ में आया यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर आपसे, यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी सबसे ज़्यादा वाला जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रहेगा वो पहले आएगा, फिर उसके बाद उसके कम पॉपुलेटेड, फिर उससे कम पॉपुलेटेड और लास्ट में जो सबसे कम पॉपुलेटेड रहेगा वो आएगा। ठीक है, चलिए 28 देखिए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए ये भी चार्ट के ऊपर बना के पूछा हुआ है। ठीक है ना, ये काउंसिल ने खुद बनाया है, मैंने खुद से नहीं बनाया है, मैं फिर बोल रहा हूँ। यहाँ पर 3 ट्रेड का एग्जांपल दिया है, इम्पोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, और यहाँ पर पूछा है ये किसका मतलब टाइप्स हैं, क्वेश्चन मार्क को आइडेंटिफाई करना है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का टाइप है, आपको पता है इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, द फाउंडर ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो फाउंडर है वो कौन थे, तो अल्फ्रेड वेगनर साहब थे। 30,
द शेप ऑफ द A6 पिरामिड इन डेवलपिंग कंट्रीज इज, तो आपको पता है ट्रायंगुलर या फिर इक्विलेटरल शेप का होता है, और जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर बेल शेप्ड का होता है। ये डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन ग्रोथ पर और जितने वहाँ पर यंग पॉपुलेशन है उस पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 31, 32 ये आप खुद बताएंगे, क्योंकि 33 के बाद से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 31, 32 बिल्कुल आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप बताएंगे। 31 पूछा व्हेन टू लेटरल मोरेन्स ऑफ मर्जिंग ग्लेशियर्स कंबाइंड इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, तो मोरेन का अलग अलग टाइप से आपको बताना है, मुझे कमेंट में इसका आंसर आप दीजिएगा। 32 पूछा द एम्पीथेटर शेप्ड लैंडफॉर्म फॉर्म बाय ग्लेशियल इरोजन इज नॉन एज, तो जर्मनी में उसे क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। बाकी के 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 वही कॉलम को मिलाना है। सबसे पहले कंटिन्यूअस रेन, तो कंटिन्यूअस रेन याद रखिएगा निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड से होता है, ठीक है। तो 1 का बी होगा, 1 का बी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 1 का बी, सी थोड़ा रिपीट हो गया है, ठीक है ना, तो इसको काट देंगे, ठीक है। देखिए 1 का बी यहाँ पर है और 1 का बी यहाँ पर है, यानी बाकी 2 ऑप्शन को हम लोग काट देंगे। ड्रिजल, ड्रिजल होता है, ड्रिजल बोलते हैं बूंदाबांदी, ये होता है स्ट्रेटस क्लाउड से, ठीक है, यानी जो मतलब लेयर दर लेयर आपको देखिएगा आसमान में क्लाउड मिलते हैं उन्हें स्ट्रेटस क्लाउड कहते हैं, ठीक है। तो 2 का ए होगा, 2 का ए देखिए इसमें नहीं है और इसमें है, तो या जाहिर सी बात यही होगा, फिर भी मैं आगे बता दे रहा हूँ। थंडर स्टॉर्म बोलते हैं कि बिजली की कड़क के साथ जो है आपकी बारिश होती है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म ये होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से, तो 3 का डी होगा और लास्ट 4 का सी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है रॉन्ग हुआ था जब काउंसिल ने आंसर की पब्लिश किया था लास्ट साल, ठीक है। तो पिछले साल जब काउंसिल ने आंसर की पब्लिश किया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर गलत हुआ था। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक डायग्राम दे दिया गया था। यहाँ पर देखिए एक डायरेक्ट एक डायग्राम है और वहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो सिलेक्ट यहाँ पर बताना है करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द मार्क पार्ट्स ऑफ वेदर। यहाँ पर आपको पॉइंट कर दिया गया है, जैसे कि ये 1 नंबर दे दिया है, ये काउंसिल ने दिया था, ठीक है, ये 2 और ये 3, ठीक है। आपको बताना है इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है। पहला एक में बोल रहा है एडवांसिंग हेवी कोल्ड एयर अंडर कटिंग, दूसरा है राइजिंग वार्म एयर और तीसरा है रेनफॉल, ठीक है। अब देखिए तो जाहिर से बात है यहाँ पर पहला खुद बता दिया है कोल्ड एयर है, दूसरा क्या है वार्म एयर है। जाहिर से बात है देखिए दूसरा ऊपर उठ रहा, ऊपर जाहिर सी बात है जो हल्का हवा होता है यानी वार्म एयर उसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर उठता है, और कोल्ड एयर जो यानी कोल्ड मास उसके नीचे आता है। अच्छा यहाँ पर आप मुझे बताइए, आपने कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ा है और ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ा है। कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है टेम्परेचर के डिफरेंस और ह्यूमिडिटी के कारण, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है जब कोई पहाड़ कोई इसका जिक्र हो तब। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कोल्ड एयर मास है एक वार्म एयर मास है, और आपको पता है कोल्ड एयर मास या फिर वार्म एयर मास जब भी होगा वहाँ पर फ्रंटल रेनफॉल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। तो जाहिर सी बात है ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट जो है ये डायग्राम देखकर घबरा गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो साइक्लोन हमें देखने को मिलता है फ्रंटल रेनफॉल या फिर जो साइक्लोनिक रेनफॉल ये टेम्परेट रीजन में होता है, इसीलिए इसको टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपका आता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि टेम्परेट रीजन में आपका मेन जो होता है क्या बनता है फ्रंट बनते हैं, वार्म एयर मास ऊपर जाता है कोल्ड एयर मास नीचे जाता है। ये मैं थोड़ा टाइम लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझिए। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकता है इमेज पर डायग्राम पर, तब आप फंसिएगा नहीं, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि फ्रंटल रेनफॉल जब भी कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास की बात करेगा आप समझ जाइएगा वहाँ पे क्या बनेगा फ्रंट, और फ्रंट बनेगा तो फ्रंटल रेनफॉल होगा जो कि कहाँ होता है टेम्परेट रीजन में, और उसे हम लोग टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल या फिर फ्रंटल रेनफॉल भी कहते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर था टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 35 MCQs ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल रिसोर्सेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटिनेंटल स्लोप रीजन। ये ओशियनोग्राफी का टॉपिक है कि कंटिनेंटल स्लोप रीजन से कौन सा मिनरल रिसोर्स मिलता है, तो याद रखिएगा फॉस्फेटिक नोड्यूल्स, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। मेरा ये बताने का मकसद एक तरफ तो ये भी है कि आपको सॉल्व करा दूँ, लेकिन आपको मैं ये बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है ये जो पूछा गया है ये वापस आ सकता है। ये कराने का ओनली मोटिव यही है कि जिन स्टूडेंट्स का तैयारी नहीं हुआ है वो समझ लें कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, और जिन स्टूडेंट्स का तैयारी हो चुका है वो अपने प्रिपरेशन को जांच लें, क्योंकि आपके प्रिपरेशन को जांचने का अच्छा तरीका और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें,
मॉडल पेपर्स को सॉल्व करें और खासकर PYQ को सॉल्व करें। अगर आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं बगैर किसी के हेल्प के खुद से, जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में बोला हूँ कि मेरे से पहले आप क्वेश्चंस का आंसर कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, और अगर आपका सॉल्यूशन सही हो रहा है, मेरे मुताबिक हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत प्रिपेयर हो। अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि काउंसिल क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। और ख़ासकर मेरा ये बताने का मोटिव ये भी था कि आप एग्ज़ाम में आपको कॉलम वाले क्वेश्चंस को, असर्शन रीज़न को, खासकर ये जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इनको कैसे टैकल करना है। आई होप कि आपको थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया है, लेकिन आपको समझाने का मकसद था। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा सेशन को लाइक करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट करने से मुझे एक तरीके से हिम्मत मिलेगी ताकि मैं आगे फर्दर प्रोसीड कर सकूं। और ये भी बताइएगा कि आप आगे कौन सा सेशन चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए।